हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कुमार पाठशाला 2 में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण का ये हमारा पहला वीडियो है। और जो आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं वो है हमारा वर्ण परिचय अर्थात वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखिए, संस्कृत भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है स्वर और दूसरा आपका आता है व्यंजन। जो स्वर होता है, स्वर को हम लोग अच भी कहते हैं। अच इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी स्वर हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और व्यंजन को हम लोग हल भी कहते हैं क्योंकि व्यंजन जितने भी हैं वो सब हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो हम प्रत्याहार जब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि प्रत्याहार क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, किस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर अर्थात स्वर किसे कहते हैं और स्वर और उसके भेद। अब देखिए, स्वर क्या है। तो स्वर की परिभाषा है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा। क्या है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं ही प्रकाशित होते हों वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर जो हमारे होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखिए, स्वर कौन कौन से हैं संस्कृत में। तो वो हैं अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अर्थात कौन कौन से हैं? अ से लेकर के औ तक। ठीक है। तो स्वरों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत व्याकरण में आपके स्वरों की संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। और कौन कौन है इसे आप अच्छी तरह से और भली भांति पहचान कर लीजिए। ठीक, क्योंकि पूछता है कि संस्कृत में स्वर वर्ण कितने हैं। तो संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 9 है। हाँ, बहुविकल्पी हो सकता है आए कभी, तो वहां पर यदि 9 ना दिया हुआ हो, जैसे 9 ना दिया हुआ हो और 13 दिया हुआ हो, ठीक है, तो और सबको छोड़ करके हम क्या लगा देंगे? 13। और यदि 9 और 13 दोनों भी दिया हुआ हो तो हम लोग 9 पर ठीक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो संस्कृत पढ़ते हैं वो प्रत्यय माहेश्वर सूत्र के अनुसार ही पढ़ते हैं और माहेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या केवल कितनी है? 9 है। अब देखिए, स्वर के भेद। स्वर के क्या पढ़ेंगे? भेद पढ़ेंगे। भेद का मतलब होता है प्रकार। भेद का मतलब क्या होता है? प्रकार होता है। तो स्वर के कितने भेद हैं? तो स्वर के मुख्यतः मान लीजिए कि 3 भेद हैं। पहला आपका क्या है? ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। ठीक, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ये भी क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। अब देखिए, ये भी क्या है? ये भी आपका क्या है? दीर्घ स्वर है। कौन कौन? अब देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि ए, ऐ, ओ और औ। ए, ऐ, ओ और औ ये हमारे क्या है? दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अ, ई, उ, री और री। ये हमारे ह्रस्व अर्थात छोटे स्वर कहलाते हैं। इनको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। किसको? इसको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी आपसे मूल स्वर पूछ ले तो ध्यान दीजिएगा यही होता है। या इसको हम लोग एक मात्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक। एक मात्रिक होने का मतलब होता है कि जिन वर्णों के बोलने में एक मात्रा का समय लगे वो हमारा एक मात्रिक कहलाता है। और इस दीर्घ स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर को हम लोग द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि जिन वर्णों के बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ए, ऐ, ओ और औ क्यों ये लिखे हैं। तो देखिए, ए और ओ, ऐ, औ ये हमारे क्या हैं?
संयुक्त हैं। और संयुक्त क्यों है? क्योंकि ए हमारा बना है अ धन ई से, अ धन ई से हमारा क्या बना है? ए बना है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए अय किससे बना है? तो अ धन ए से हमारा अय बना हुआ है। ठीक। और ओ किससे बना हुआ है? अ धन उ से हमारा ओ बना हुआ है। और अ धन ओ से हमारा क्या बना हुआ है? अ बना हुआ है। ठीक। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसीलिए इसको हम लोग दीर्घ तो कहते ही कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ तो कहते ही कहते हैं, इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। किनको? ए, ऐ, ओ और औ को। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि संस्कृत व्याकरण में संयुक्त स्वर कितने हैं? तो संस्कृत व्याकरण में संयुक्त स्वरों की संख्या ए, ऐ, ओ और औ हैं। ये 4 हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक निम्नलिखित किन वर्णों से मिलकर के बना है? तो बहुविकल्पी होगा, तो आप देख लीजिएगा। इसमें से देखिएगा कि अ और ई है क्या। तो इस चीज को बेहतर तरीके से एकदम ध्यान दे करके पढ़िएगा कि अ और ई से ए, अ और ए से ऐ, अ उ से ओ, अ ओ से औ होता है। ठीक। अब देखिए दीर्घ कितने हो गए? ये दीर्घ इधर हो गया और ये दीर्घ इधर हो गया। ठीक। तो दीर्घ इतने हैं, ये और ये पूरे क्या हैं? दीर्घ हैं। और हमारे ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो 5 हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 5। 1 2 3 4 और 5। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। तो बाकी जो बचा है दीर्घ स्वरों की संख्या वो 0 4 है संस्कृत में। ठीक है। यही आपसे जब कभी कभी पूछ लेता है कि 13 कैसे होते हैं, तो देखिए कैसे होते हैं। ये हमने तो लिख दिया 9। ठीक। फिर 10 11 12। ठीक। और एक 13। ये 4 जो हमने इसका दीर्घ रूप लिखा हुआ है, यही हमारे क्या है? ठीक, 13 हो जाते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता रहे हैं, जिसको बेहद अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक। पेपर में देता है दीर्घ नहीं होता, दीर्घ नहीं होता, देगा कि किन वर्णों का दीर्घ नहीं होता। तो एक चीज याद रखिएगा कि किसका दीर्घ नहीं होता? तो री का कभी भी दीर्घ नहीं होता। री क्या है? हमेशा ह्रस्व में ही आता है, इसका दीर्घ नहीं होता है। ठीक। अब देखिए किसका ह्रस्व नहीं होता? पूछेगा ऐसे, ह्रस्व नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता। तो किसका ह्रस्व नहीं होता? तो ए, ऐ, ओ और औ, इन सब का ह्रस्व नहीं होता, अर्थात ये दीर्घ फॉर्म में ही आते हैं। बाकी देखिए आ का ह्रस्व अ, ई का ह्रस्व ई, उ का ह्रस्व उ, री का ह्रस्व री, और री का ह्रस्व ये दीर्घ नहीं होता। और इसका दीर्घ ये है, इसका दीर्घ ये है, इसका दीर्घ ये है और इसका दीर्घ ये है। मतलब अ, ई, उ और री का दीर्घ होता है। ए, ऐ, ओ और औ का ह्रस्व नहीं होता और री का दीर्घ नहीं होता। तो इस चीज को आप लोग बेहद अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं व्यंजन की तरफ। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जो परतंत्र हो वो हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क, ख, ग, घ, ङ। ये हमारे वर्ण नहीं है, ये हमारे अक्षर हैं। और इनको हम हल क्यों कहते हैं? क्योंकि हल ये है हमारा हल। ठीक। ऐसे चिन्ह होता है, इसका चिन्ह केवल ये है हलंत वर्ण। जैसे हमने लिखा है क, क्या लिखा हुआ है? क। तो ये हमारा अक्षर है। वर्ण में तोड़ने के लिए देखिए होगा क और धन अ, इस तरह से। ये अब हमारा जैसे ऐसे लिखा रहेगा क, ख, ग, घ। अब ये हमारा क्या है? हल है, अर्थात ये हमारा वर्ण है। ठीक। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? आधा होता है। ठीक। तो
अब हम लोग देख रहे हैं वर्ण, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, व्यंजन तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो हमारे वर्ण कहलाते हैं। जैसे हमने बोला क, तो यहाँ पर किसकी ध्वनि निकल रही है? अ की ध्वनि निकल रही है। जैसे बोले ग, तो किसकी ध्वनि निकल रही है? अ की ध्वनि निकल रही है अंत में, अर्थात इसमें स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं। ये देखिए क, ख, ग, घ, अंगत, इसका प्रारंभिक अक्षर क्या है? क। ये क्या होगा? हो जाएगा क वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क वर्ग। इसी तरह से ये च, छ, ज, झ, ञ है, तो ये क्या हो जाएगा? च वर्ग। अगला है आपका ट से प्रारंभ है तो ट वर्ग। ठीक, अब ये त से प्रारंभ है तो त वर्ग हो जाएगा आपका, और ये प से प्रारंभ है तो प वर्ग। ठीक, तो ये हमारे वर्गीय व्यंजन हैं। ये हमारे क्या हो गए? वर्गीय व्यंजन। और इन वर्गीय व्यंजन को, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श वर्ण। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण, या इसको और भी क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन भी हम इसको कहते हैं। अब देखिए ये आपका वर्गीय हो गया। अब अगला आपका है य, र, ल और व। इनको हम लोग कहते हैं अंतस्थ वर्ण। क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अब ये क्या है? स, स, ह, तो ये क्या है हम आपका? उसमें संघर्षी, उसमें संघर्षी वर्ण हमारा ये कहलाता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा एकदम। फिर अब बचता है, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या है, कभी कभी व्यंजन पूछ लेता है, तो संस्कृत में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है? 33। स्वर कितने हैं? 9। स्वर आपके 9 हैं और व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। ठीक, अब देखिए व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद आपसे पूछेगा, तो भेद मुख्यतः 3 होते हैं। तो कुल मिला के तो 4 हैं, मगर मुख्यतः कितने हैं? 3 हैं। पहला क्या है? स्पर्श है, और दूसरा क्या है? अंतस्थ है। ठीक, और उसके बाद चौथा क्या है? ऊष्म है। ठीक, इस तरह से मुख्यतः 3 है, और जो चौथा है वो है संयुक्त अक्षर। ठीक, संयुक्त व्यंजन। चौथा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक, अब देखिए स्पर्श वर्ण, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी हमारे क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। प्रत्येक का अपना वर्ग है, क वर्ग, इसीलिए ये क वर्ग है। इस पूरे वर्ण का उच्चारण स्थान जो देखेंगे, बोलेंगे एक ही जैसा बोलेंगे। जैसे बोले हैं क, फिर बोल रहे हैं ख, फिर ग, फिर घ। देखिए ये सब कंठ से बोले जा रहे हैं, एक ही स्थान से बोले जा रहे हैं। अब देखिए च का, देखिए च, छ, ज, झ, कहाँ से बोले जा रहे हैं? एक ही स्थान से, अर्थात तालु को स्पर्श करते हुए बोले जा रहे हैं। अब देखिए जैसे अगला वर्ग है आपका ट, तो ट, ठ, ड, ढ, सब एक जैसे बोले जा रहे हैं। जो इस वर्ग का पहला अक्षर है ट, तो सबका वही उच्चारण स्थान होगा। इसी तरह से च उसी स्थान से और क उसी स्थान से बोले जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको बोलने के लिए जिह्वा हमारे मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, छूती है। जैसे हमने च बोला, दूसरी जगह छू रहा है, क बोला दूसरी जगह, ट दूसरी जगह, त दूसरी जगह, प दूसरी जगह, अर्थात अलग अलग जगहों को क्या कर रही है? छू रही है। अर्थात कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन सभी जगहों को वो क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो इसलिए ये हमारे क्या हैं? स्पर्शी व्यंजन और वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। अब अगला आपका आता है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी अंतस्थ व्यंजन पूछ सकता है। ठीक, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल और व, ये चारों हमारे क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। तो देखिए इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा कि अंतस्थ किसे कहते हैं? स्वर
और व्यंजन के बीच के वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अर्थात जो स्वरों की भांति बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनको और एक वर्ण कहते हैं, इनको अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। ठीक, कौन कौन है, तो संस्कृत में अर्ध स्वर है य, र, ल और व, और हिंदी में जो अर्ध स्वर होता है वो य होता है और व होता है। कौन कौन, य और व अर्ध स्वर होते हैं हिंदी में, और संस्कृत में अर्ध स्वरों की संख्या 4 है, य, र, ल और व। ये सभी क्या होते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं, और इनको हम लोग अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अब अगला आपका आता है उसमें संघर्षी व्यंजन, स, स और ह। ये हमारे 4 उसमें संघर्षी व्यंजन हैं। उसमें संघर्षी व्यंजन बोलने से मतलब है, उष्म का मतलब होता है उष्मा अर्थात गर्मी, हीट। तो देखिए आप स और ह इन चारों को बोलेंगे तो मुख से आप देखेंगे कि गर्म वायु बाहर निकल रही है। कहाँ से, मुख से गर्म वायु बाहर निकल रही है। जैसे आप अभी बोलिए ह, तो देखेंगे कि अन्य वर्णों की अपेक्षा ह वर्ण से मुख से कुछ ज्यादा ही गर्म वायु बाहर निकल रही है। इसीलिए इन सबको क्या कहते हैं, उसमें संघर्षी व्यंजन। संघर्षी मतलब घर्षण करते हुए बाहर आती है। जब कोई चीज घर्षण करेगी तो वो गर्म होगी। तो इसीलिए स और ह को जब हम बोलते हैं तो मुख के विभिन्न स्थानों पर वायु रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, जिससे वो गर्म होती है। इसीलिए इसे उसमें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और आपसे पूछ लेगा उसमें संघर्षी व्यंजन कितने हैं, तो उसमें संघर्षी व्यंजन 4 है, और अर्ध स्वर या फिर अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, ये हैं 4। और स्पर्श व्यंजन पूछेगा तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। कितनी है, 25। तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, और उसमें संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी 4 है। तो कुल मिला के कितने हो गए, तो 25 4 29 4 33। तो कुल मिला के व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 33, जो अभी हमने आपको बताया हुआ था। अब देखिए पढ़ते हैं हम लोग कुछ खास चीज, जिससे 1 से 2 नंबर आपके पक्के आने वाले हैं। कभी एक भी ईयर छूटा नहीं है, इससे क्वेश्चन आया ही आया है। देखिए ये 6 है, ये किससे मिलकर के बना हुआ है, क धन स से। क धन स से हमारा क्या बना है, 6। और त किससे मिलकर बना है, त धन र से हमारा त्र बना है, और ज धन य से हमारा य बना है, और स धन र से हमारा स्र बना है। इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। इसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि संयुक्त व्यंजन आपसे पूछेगा तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 है। और कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। और ये किससे मिल करके बने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ये 2 नंबर का आपका पक्का रहेगा। ठीक, क्योंकि हिंदी और संस्कृत 1 नंबर अगर हिंदी में दिया तो 1 नंबर का हो गया, फिर संस्कृत में दिया तो 2, कुल मिला के 2 नंबर इससे आते ही आते हैं। तो इस चीज को आप बेहद तरीके से, अच्छी तरीके से ध्यान दे लीजिएगा। जो 6 है वो क और स से मिलके बना है, मगर ध्यान दीजिएगा प्रत्येक में पहले वाले वर्ण में हलंत है और दूसरे वाले में हलंत नहीं है। ऐसा ना करिए कि आप दूसरे में हलंत लगा दीजिए और पहले में नहीं, हमेशा आपको पहले वाले में लगाना है, दूसरे वाले में नहीं लगाना है। और इसको ऐसे भी नहीं कह सकते कि क और धन स से क्या हो जाएगा 6, ये भी गलत है। ठीक है, तो सही रूप इसका क्या है, यही है कि क धन स से 6, त धन र से त्र, ज धन य से ज्ञ, स धन र से स्र। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बचता है हमारा एक, जिसे हम लोग कहते हैं अयोगवाह वर्ण। देखिए अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं, तो अयोगवाह का मतलब होता है अधन योग धन वाह। ठीक, अ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है साथ,
वाह का मतलब होता है वहन अर्थात चलना, जिसका योग ना हो फिर भी साथ में वहन किया जाए, ढोया जाए, लेकर के चला जाए, वो हमारे अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अर्थात संस्कृत वर्णमाला में जो माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं उनमें कहीं भी अयोगवाह का वर्णन नहीं है, अर्थात अयोगवाह वर्ण नहीं है। तो संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या कितनी है? तो वो है 4, एक है अंग और एक है ठीक, एक है आपका जो चंद्र बिंदु है और एक आपका है क्या कि आगत स्वर, जिसे हम लोग कहते हैं कि अ लगा रहेगा, ठीक, ऐसे ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु। और इसको क्या कहते हैं? चंद्री। क्या कहते हैं? चंद्री या आगत, आगत ध्वनि, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो आपसे कभी भी पूछ सकता है कि संस्कृत व्याकरण में अयोगवाह वर्ण कितने हैं? तो संस्कृत व्याकरण में अयोगवाह वर्ण 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण है, एक होता है अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार होता है। और एक होता है विसर्ग होता है, ठीक, एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक, ठीक। तो अनुनासिक वर्ण कौन कौन कहलाते हैं? तो अनुनासिक वर्ण जो हैं वो आपके हैं अंग, ञ, अड़, न और म। ये हमारे पांचों क्या हैं? अनुनासिक वर्ण होते हैं। ये किससे बोले जाते हैं? मुख प्लस नासिका से। किससे बोले जाते हैं? मुख प्लस नासिका से। अर्थात जहां पर ये बिंदु रहेगा ऐसे, वो हमारा किससे बोला जाएगा? मुख और नासिका से। और जो जहां पर चंद्र बिंदु होगा ये हमारा किससे बोला जाएगा? ठीक, ये हमारा नासिका से बोला जाएगा, ठीक। और ये हमारा किससे बोला जाएगा? मुख और नासिका से। तो जहां पर ये बिंदु रहेगा ये नासिका से बोला जाएगा। जैसे देखिए पंकज, क्या बोलते हैं? पंकज, तो ये किससे बोल रहे हैं? नासिका से। और जैसे बोलते हैं हंस, क्या बोलते हैं? हंस, तो ये किससे बोल रहे हैं? मुख और नासिका से। और ये किससे बोलते हैं? नासिका से। और इसी तरह से एक और है जिसे हम लोग कहते हैं निरानुनासिक। क्या कहते हैं? निरानुनासिक। निरानुनासिक का मतलब होता है जो केवल मुख से बोलते हैं। जैसे लिखे कमल, तो इस तरह से ये किससे बोल रहे हैं? ये केवल मुख से बोल रहे हैं। तो आप लोगों ने आज क्या देखा है कि हम लोगों ने पूरा वर्णमाला पढ़ा हुआ है संस्कृत का। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।